बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर शुरू किया था उसका आगे से हम देखते हैं। हमने पिछला जो पढ़ा था उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, मटेरियल, लेबर और एफर्ज। और उसके बाद हमने आगे देखा था, आगे मटेरियल के बारे में पढ़ता है। इसकी 2 टाइप्स थी। मटेरियल में हमारे पास आता था डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। फिर हमने लेबर के बारे में पढ़ा था, लेबर में भी 2 आ जाते हैं, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। और उसके बाद हमने एफर्ज के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको ये कहा था कि एफर्ज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो डिटेल में करेंगे। एफर्ज के बारे में बेसिकली ये है कि ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्चुअल एफर्ज और एक होते हैं अप्लाइड एफर्ज। ये इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तब हम इसकी डिटेल देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है। फॉर्मेट बनाने से मुराद ये होता है कि जिस तरह से आपने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग बनाते रहे हो, तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो याद करवाया था। उसमें मैंने आपको ये कहा था कि एक तो ट्रेडिंग अकाउंट है और दूसरा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा था कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता था, फिर उसमें परचेजेस ऐड करते थे, वेजेस वगैरह ऐड करते थे। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली चीज़ को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे हम एक्सपेंसेस लिखते थे। और जो हमारे पास क्रेडिट साइड पे था वो हमारे पास था सेल्स लिखनी और क्लोजिंग स्टॉक लिखना। वो बेसिकली हमारे पास डिस्काउंट कर रही हूँ, अकाउंट हुआ करता था। मतलब कि आपने उसमें पढ़ा था अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें जो प्लस माइनस होता था वो डेबिट और क्रेडिट की सूरत में होता था। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट में जो है वो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट होता है, डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यानी कि यहाँ पे ये मैंने डिटेल्स लिखी हैं, ये रुपीज़ है और एक साइड पे इधर रुपीज़ है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, ये जस्ट 2 कॉलम्स हैं। यानी इसमें डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि याद रखिएगा जब भी स्टेटमेंट की बात होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये हम प्लस या माइनस जो करते हैं, ऐड या लेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को करेंगे। लेकिन अगर अकाउंट की बात होगी, यानी कि जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, उसमें आपने ये देखा था कि एक तरफ डेबिट होता है और एक तरफ क्रेडिट होता है, दरमियान में ऐसे लाइन होती है। तो मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट। इस तरह से आप जो है वो अकाउंट को मेंटेन करते रहो ऐसे, ठीक है, इधर। ठीक है, इस फॉर्मेट के मुताबिक जो हम लोग अकाउंट्स बनाते रहे हैं उसमें, यानी कि ये फॉर्मेट हमारे पास अकाउंट का फॉर्मेट होता है। जैसे कि लेजर का अकाउंट बनाना, वो भी इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, यानी कि ये साइड पे डेबिट और इस साइड पे होता था क्रेडिट। आप क्या करते रहे हो, यहाँ की सारी चीज़ें प्लस करके, ठीक है, और यहाँ की सारी चीज़ें इधर आपस में प्लस करके दोनों को, यानी कि इस अमाउंट को प्लस करके दोनों तरफ लिख लिया और इसमें से माइनस कर लिया। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो यहाँ लिख लिया, ग्रॉस लॉस आ गया तो यहाँ लिख लिया। इस तरह से पढ़ते रहो आप। ठीक है, ऐसे जो तरीके से पढ़ने को हम कहेंगे कि यहाँ हमने अकाउंट बनाया है। लेकिन स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास क्या होती है, स्टेटमेंट में ऐड लेस का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ऐड या लेस, ऐड यानी कि जैसे डेबिट आप लोग क्या करते रहे हो, प्लस और क्रेडिट करते रहे हो माइनस, यानी एक तरफ डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ये होता रहा है। यहाँ पे ये जो ऐड होंगे ना, यानी कि जिनको हम डेबिट करेंगे उनको प्लस करेंगे और जिनको क्रेडिट करना है उनको हम लेस करेंगे। तो स्टेटमेंट में जो है वो ऐड लेस का जो है वो फॉर्मेट चलता है। जैसे कि आपने BRS के बारे में पढ़ा था, BRS भी अब हमारे में, यानी कि BRS का मतलब है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें भी आपको पता है कि आप ऐड लेस पढ़ते रहे और डेबिट क्रेडिट जो है वो नहीं था। यानी एक तरफ आपने ऐड लेस पढ़ना, जो डेबिट को ऐड करना और क्रेडिट को लेस करना। ठीक है ना, इस तरह से आपने डिटेल्स पढ़ी हैं। लेकिन जब हमने अब ये जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट पढ़नी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो उसमें भी ऐड लेस का कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा, अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो डेबिट या क्रेडिट की फॉर्म में हम फॉर्मेट जब बनाते रहे उसमें होता रहा है। ठीक हो गया, तो अब हम देखते हैं हमारा जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक हमारे पास क्या सिचुएशन है जी। अब सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट में आ जाता है ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री से मुराद होता है कि हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो कि पिछले साल का बच गया और हम इसको अगले साल में यूज़ करेंगे। यानी कि कोई स्टॉक है, ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज कि हमने जो है वो
क्लॉथ बनाना है, कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए हमें धागा चाहिए। तो हमारे पास इतना मटेरियल अभी मौजूद है कि उसमें कपड़ा बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, उस धागे को वेस्ट नहीं करेंगे, जो साल के आखिर पे बचेगा उसको हम अगले दिन जो है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया, सॉरी अगले साल यूज़ कर लेंगे। अब जो अगले साल के लिए मटेरियल यूज़ होगा हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसको लिखा जाएगा इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स भी बना सकते हैं, लेकिन आपने बेसिकली सिर्फ 2 कॉलम्स बनाने हैं। बाकी जो चीज़ें एडिशन होंगी वो हम 3rd कॉलम को ऐसे ही, जिस तरह से वो परचेजेस में से रिटर्न लेस करते रहे हैं पीछे ही इनके कॉलम में, और फिर बाद में इसको आउटर कॉलम में लिख देते रहे हैं। इस तरह से ये हमारा इनर कॉलम होगा और ये हमारा आउटर कॉलम होगा। तो हमने क्या करना है, अपने इनर कॉलम में वैल्यूज़ को लिख लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री में आ रहा है परचेजेस या रॉ मटेरियल, यानी कि बाजुकात हमारा ये जो मटेरियल है, ओपनिंग मटेरियल बाजुकात जो है वो कम हो जाता है, तो हमें मज़ीद मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने उस मटेरियल को क्या करना है, ऐड करना है। अब बाजुकात ऐसा होता है कि मटेरियल में जो है वो परचेजेस रिटर्न जो हैं वो लेस हो रही होती हैं। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस में से परचेज रिटर्न को लेस करेंगे तो हमारे पास नेट परचेजेस आ जाएंगी। नेट परचेजेस में बाजुकात हमें कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड दे दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे हैं, वो ऐसे हैं कि हम क्या करते हैं कि हमने देखा है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें मटेरियल की ज़रूरत है, हम मटेरियल लेने जा रहे हैं, लेकिन मटेरियल को जहाँ से हमने ख़रीदना है उस जगह से अपनी फैक्ट्री में लाने का कोई जो है वो रेंट लगता है, किराया लगता है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कहते हैं, वो सारे लगते हैं। तो वो हम क्या करेंगे, इसमें जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, इन सब को यानी कि रिटर्न लेस करके, ठीक है, नेट परचेजेस आ जाएंगी, फिर इसमें कैरीज ऐड करके तो उसको नेक्स्ट कॉलम में लिख देंगे जो हमारी टोटल परचेजेस होंगी। ठीक है, परचेजेस में उनका जो है वो डिस्काउंट या उसका रिटर्न्स या फ्रेट जो भी होगा वो सब कुछ लेस करके तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है और जो हमारे पास टोटल परचेजेस आती हैं, यानी नेट परचेजेस या टोटल परचेजेस जो हैं वो जितनी आती हैं उन दोनों को करेंगे जमा। जमा करने के बाद हम लिख देंगे रॉ मटीरियल अवेलेबल फॉर, यहाँ पे बस यूज़ आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे यूज़ लिख लीजिएगा, सेल नहीं, यहाँ पे यूज़ आएगा। यूज़ से मुराद ये होता है, क्योंकि अभी सेल नहीं कर रहे तो वो बाय मिस्टेकली लिख दिया गया है, तो इधर आपने जो है वो यूज़ लिख लेना है। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, यूज़ से मुराद ये होगा कि हमारे पास इतना मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करने के लिए मौजूद है। ठीक है, ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पहले मटेरियल इतना था, ठीक है, वो कम था, हमें मज़ीद मटेरियल यूज़ करना है, यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास जो मटेरियल है वो कम है, तो हमने मज़ीद जो है वो मटेरियल ख़रीदा। मटेरियल ख़रीदने के बाद टोटल हमने दोनों को जमा किया तो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया कि इस्तेमाल करने के लिए इतना मटेरियल हमारे पास यूज़ है। उसके बाद हमने क्या करना है, एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री से मुराद, जैसे कि आप क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पे लिखते थे, तो क्रेडिट साइड पे लिखने से क्या मुराद है कि हमने इसको क्या किया है, लेस किया है, क्योंकि डेबिट में से क्रेडिट माइनस होता रहा है और क्रेडिट में से डेबिट माइनस होता रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा वो माइनस होगा। तो यहाँ पे हमने इसको लेस में लिख दिया। लेस क्यों करना है, लेस हमने इसलिए करना है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हमने ये देखना है कि इस साल हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, हमने कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो यूज़ किया, ठीक है, हम सके बाज़ार से ख़रीद के हमने मटेरियल यूज़ किया, तो इतना मटेरियल हमारे पास चीज़ बनाने के लिए मौजूद था, हमने बना ली। बाकी कुछ मटेरियल हमारा बच गया, यानी कि 2019 में हमने कुछ मटेरियल हमने लिया था, ठीक है, जितना भी मटेरियल हमने लिया था उसमें से जो जितनी प्रोडक्ट, लेट सपोज कि हमने 1000 चीज़ें बनानी है, तो 1000 चीज़ें बनाने में मटेरियल यूज़ हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया है। अब वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे पास बचा है, हमने उसको जो है वो क्या करना है, अपने इस्तेमाल के लिए रख लेना है। ठीक है, यानी कि अपने इस्तेमाल के लिए कैसे रखना है कि नेक्स्ट ईयर में हम उसको यूज़ कर लेंगे। यानी कि लेट सपोज हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास रात का बचा हुआ जो खाना होता है हम उसको क्लोज़ कर लेते हैं फ्रिज में। ठीक है, एग्जांपल मैं ये दे रही हूँ, उसको आपने सीरियस नहीं लेना
तो ये एग्जांपल है कि हम रात का बचा खाना अगर फ्रिज में रख लेते हैं तो हम क्यों रखते हैं कि हम उसको सुबह यूज़ कर लेंगे, तो उस दौरान तो वो यूज़ नहीं हुआ। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमने रात को रखा होगा जो भी मटेरियल, ठीक है, जो खाना रखा होगा वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, और वही जब हम अगले दिन उसको यूज़ करेंगे तो उसको ओपनिंग इन्वेंट्री कह देंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस इसलिए किया गया है क्योंकि ये इस साल यानी 2019 में यूज़ नहीं हुआ, इसको हमने 2020 में आके यूज़ करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, इसमें मैंने ऐड की कि कोई भी मटेरियल जो है अगर साल के आखिर पे बच जाता है तो हम उसको करेंगे लेस करने के बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना यूज्ड हो गया। यानी कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, लेट्स सपोज कि हमारे पास मटेरियल मौजूद है 1000, ठीक है, 1000 मटेरियल मौजूद है हमारे पास। अब हमने 1000 मटेरियल यूज़ करके 1000 रुपये का मटेरियल यूज़ कर लिया हमने। अब इसमें ऐसा करते हैं, 1 मिनट दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ना 1500 मटेरियल यानी इतने रुपए का मटेरियल हमारे पास मौजूद है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 500 मटेरियल हमारे पास पहले था, ठीक है, और हमने 1000 नया ख़रीद लिया, तो हम ये कहेंगे कि टोटल 1500 रुपये का मटेरियल हमारे पास यूज़ है जिससे हमने चीज़ें बनानी हैं। अब लेट सपोज़ हमारे पास जो चीज़ें बनी तो मटेरियल जो है वो हमारे पास यूज़ हुआ 1000 रुपये का, नहीं 1200 कर लेते हैं, चले 1200 का मटेरियल हमारे पास यूज़ हो गया। मतलब कि 1500 की चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई थी, उसमें से हमने जो है वो 1200 की चीज़ें यूज़ कर ली, बाकी रह गई 200। तो हम ये कहेंगे कि हमने जितने में चीज़ बनाई, हमने तकरीबन 1200 में चीज़ बनाई, यानी कि 1200 का मटेरियल लगाया, तो इसका मतलब इतना यूज्ड हुआ है, इतना यूज्ड हुआ है। यूज्ड होने से मुराद ये होता है कि हमने इतना इस्तेमाल कर लिया है, बाकी इतना बच गया, इसको अब हम लोग अगले साल यूज़ करेंगे, यानी ये हमारे पास नेक्स्ट ईयर में यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, नेक्स्ट ईयर यूज़ होगा। अब इस साल तो इसकी कॉस्ट नहीं शामिल हुई ना, तो हम इसको लेस कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग मटेरियल में सबसे पहले हमने यानी कि 500 हमारे पास ओपनिंग मटेरियल था, 1000 हमने मज़ीद ख़रीद लिया, तो हमारे पास टोटल बन गया 1500 रुपया। 1500 में से हमने 1200 का मटेरियल जो है वो यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद हमें पता लगा कि 200 मटेरियल हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कि ये साल के आखिर में बच गया। ठीक है, तो हमने यूज़ की बात करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया जाएगा जब, तो उसमें ये लिखा होगा कि हमने जो है वो इतना यानी कि 200 हमारा आखिर में बच गया, तो वो 200 हम यहाँ से माइनस करेंगे। हम ये कहेंगे कि 1200 मटेरियल हमने यूज़ कर लिया है चीज़ें बनाने में। ठीक हो गया, तो ये सारा प्रोसेस है जो हमने मटेरियल में मालूम किया था, यानी कि जो मैंने आपको फॉर्मेट में स्टार्टिंग की जो इन्फॉर्मेशन दी थी, इसमें मैंने आपको मटेरियल के बारे में बताया था। तो ये सारा पोर्शन हमारा मटेरियल में शामिल होता है। ठीक है, यानी उसके बाद हमारे पास आती है लेबर। ठीक है, लेबर क्या होती है, लेबर मैंने आपको बताया था कि किसी ने कोई चीज़ बनानी है तो अपनी एफ़र्ट लगानी है, जब तक वो एफ़र्ट नहीं लगाएगा लेबर उसकी नहीं बनेगी। तो लेबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड की हेडिंग देंगे, क्योंकि लेबर भी हमारे पास जो है एक किस्म की कॉस्ट है। मटेरियल हमने देख लिया कि मटेरियल हमारा कितना यूज़ हुआ, इतना मटेरियल यूज़ हुआ। अब इसमें लेबर हमने लिखनी है, लेबर कितनी यूज़ हुई, ये लेबर क्वेश्चन में दी जाएगी। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जब मटेरियल का आंसर आएगा उसमें ऐड हेडिंग देंगे, ऐड की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर को जमा कर लेंगे। अब हमारे पास एक नया फार्मूला बनेगा, यहाँ पे फार्मूला क्या होगा कि डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास कैसे बना था, जो हमारे पास लास्ट में जो मटेरियल यूज्ड आया ना वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल में हम डायरेक्ट लेबर को प्लस कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल में जब डायरेक्ट लेबर प्लस किया तो हमारे पास वो चीज़ आ गई जो कि बेसिकली ज़रूरी है चीज़ को बनाने में, यानी जो इब्तदाई अखराजात होते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने बिरयानी बनानी है तो आपको ये पता होगा कि बिरयानी बनाने के लिए हमें राइस चाहिए, ठीक है ना, फिर हमें क्या चाहिए, मीट चाहिए। ठीक है, हमें मीट चाहिए।
अब ये दो में बेसिक चीज़ें हैं, ये दो मटेरियल के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ मसाले वगैरह डालेंगे, वो सारा हम लिख लेंगे। अब ये तो हो गया जी, बिरयानी बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो हमने लिख ली। अब इसको बनाने वाला भी कोई होना चाहिए, ठीक है। तो बनाने वाली आप हो, ठीक हो गया। तो आप मिल के चीज़ों को साथ यूज़ करोगे ही तो तभी जाके जो है वो बिरयानी बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बेसिकली मटेरियल होना चाहिए, ठीक हो गया, और हमारे पास लेबर होनी चाहिए। जब ये दोनों मिलेंगे तब हमारे पास जो है वो चीज़ मुकम्मल तौर पर बनेगी, ठीक है ना। मतलब दो चीज़ें ये रिक्वायर है, मुकम्मल तौर पे तो नहीं बनेगी, लेकिन हम कहेंगे कि जो बेसिक प्राइमरी इब्तदाई चीज़ें हैं वो दो होंगी, तो ही इस पर प्रोसेस करके तो उसको बनाया जाएगा, ठीक है। मुकम्मल की भी बात नहीं करते क्योंकि अभी एफर्ट ऐड होने वाले रहते हैं। तो हम कहेंगे कि इन दोनों को जमा करने के बाद हमारे पास जो कॉस्ट बनेगी उस कॉस्ट का नाम होगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये साथ साथ मैं आपको फार्मूलाज भी बता रही हूँ, आपने ये याद कर लेने हैं कि मटेरियल को और लेबर को जमा किया जाता है तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट बनती है। प्राइम कॉस्ट का मतलब इब्तदाई शुरू की, या हम इसमें शुरू की जो हमारे पास इब्तदाई जो है वो कॉस्ट बनती है उसको प्राइम कॉस्ट कहा जाएगा। तो इसी तरह से फॉर्मेट में भी हमारे पास जो है वो यही आ रहा है। यहाँ से देखिए कि हमने मटेरियल, ये सारा पोर्शन मटेरियल का, ठीक हो गया। मटेरियल में हमने लेबर को क्या किया, प्लस किया, तो हमारे पास जो है वो प्राइम कॉस्ट आ गई, उसको हमने आउटर कॉलम में लिख देना है, ठीक हो गया। इस आउटर कॉलम में जो है वो आ जाएगा, हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ठीक हो गया। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हमारे पास तीसरी चीज़ होगी फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अब हमारे पास दो तरह के होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी दो डिटेल्स होगी। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास FOH दो तरह के होंगे। FOH का मतलब होता है कि हमारे पास बेसिकली एक होगा अप्लाइड FOH, ठीक हो गया, और दूसरे होंगे एक्चुअल FOH। अप्लाइड FOH और एक्चुअल FOH में क्या फ़र्क है? अप्लाइड का मतलब होता है फर्जी, कि हमने सपोज किया है, ठीक हो गया। और एक्चुअल जो हमारे असल में हुए हैं, यानी जो रियल में हमारे पास हुए हैं अखराजात, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास दो तरह के एफर्ट्स है। अब इसको हम कुछ इस तरह से कहेंगे कि हमारे पास जो अप्लाइड एफर्ट्स होंगे, ये एफर्ट्स लिख रही हूँ मैं, ये हमारे पास जो है हमने फ़र्ज़ी किए होंगे, ये हमारे यानी कि जिनको हमने सपोज़ किया होगा कि इतने अखराजात होते हैं, उनको हम लोग अप्लाइड एफर्ट्स कहेंगे। और इससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक हो गया। यानी क्वेश्चन में जब हमें एफर्ट्स दिए गए होंगे, दो तरह से एफर्ट्स दिए गए होंगे, अप्लाइड भी दिए होंगे और एक्चुअल भी दिए होंगे। तो हमने अप्लाइड से जो है वो एफर्ट्स को सॉल्व करना है। वो क्यों करना है, वो जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तब उसको देखेंगे। फ़िलहाल आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि इसमें यह है कि अप्लाइड और एक्चुअल एफर्ट्स की डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो मैं इधर बोलना शुरू हुई तो ये लाइव वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल आपने याद रखना है कि अप्लाइड एफर्ट्स और एक्चुअल एफर्ट्स दोनों एफर्ट्स हमें दिए जाएंगे, तो हमने क्या करना है, अप्लाइड एफर्ट्स के साथ जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन होगा एफर्ट्स, तो वो एफर्ट्स हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। एफर्ट्स लिखने के बाद अब हमारे पास तीन चीज़ें जमा हो गई हैं, एक मटीरियल, एक लेबर और तीसरी चीज़ है एफर्ट्स। हमने अब इन तीनों को जो है वो सॉल्व करना है। वो किस तरह से, यानी इन तीनों को जमा किया जाएगा। जमा करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मतलब कि टोटल हमने जितनी चीज़ें बनाई हैं उनकी बनाने की जो कॉस्ट है वो इतनी आई है यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे वो हम लिख लेंगे, यानी कि सबसे पहले मटेरियल में लेबर जमा किया, लेबर में हम लोगों ने जब जमा किया तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट में हमने फिर एफर्ट्स को जमा किया, एफर्ट्स को जमा करने से हमारे पास आ गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से क्या मुराद है? वर्क इन प्रोसेस से मुराद ये होता है वो चीज़ें जो भी बन तो चुकी हैं लेकिन मुकम्मल तैयार नहीं हुई। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ ऐसे क्लॉथ्स हैं
जो कि अभी कुछ ऐसे हैं जिन पे भी प्रिंटिंग नहीं हुई, या कोई कहीं किसी जगह से मिस प्रिंट हैं, या इनको हमने रिकवर करना है। या कभी ऐसा हो सकता है कि हमने कोई घर जैसे कि फ़र्नीचर बनाया है, तो कोई फ़र्नीचर ऐसा है जिसपे वो पेंटिंग वगैरह नहीं हुई, ठीक है, या कोई मटेरियल सॉरी जो है वो फर्नीचर्स में पॉलिश वगैरह नहीं हुई, ठीक है। तो डिफरेंट व्यू से कोई ना कोई हमारे पास चीज़ें बच जाती हैं, तो उनको हम वर्क इन प्रोसेस का नाम देंगे। ओपनिंग से मुराद ये होगा कि पिछले साल की कोई चीज़ें बनाई होंगी जो साल के आखिर में बच गई होंगी, तो हम उसको इस साल ले आएंगे, ठीक है। तो इस साल जब उसको लाएंगे तो उसको हम लोग नाम दे देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का, वो हो जाएंगी जमा, और लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, के बनाने के लिए इतनी चीज़ें मौजूद हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, यानी कि कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो इस साल इनकम्प्लीट रह गई होंगी, तो हम उनको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है ऐड फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग। फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग से क्या मुराद है? फिनिश्ड गुड्स बेसिकली हम कहते हैं वो चीज़ें जो कि मुकम्मल तैयार थी लेकिन वो बेच नहीं सके हम, यानी कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमने लेट्स सपोज़ कि 1000 चीज़ें बनाई हैं, उसमें से सिर्फ हमने 800 बेची हैं, बाकी जो हमारे पास बची वो बची 200। इसका मतलब क्या होगा कि जो 200 हमारे पास चीज़ें हैं वो फिनिश गुड्स कहलाएंगी। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अगले साल के लिए यूज़ कर लेंगे कि अगर इस साल नहीं बिकी तो हम अगले साल उसको बेच देंगे, ठीक है। तो फिनिश गुड्स को हम क्या करेंगे, इस साल में ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है, तो वो फिनिश गुड्स यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं बेचने के लिए, ऐड करने के बाद वो लिख लेंगे। उसके बाद लेस करेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग, यानी वो वाली फिनिश गुड जो इस साल के आखिर पे बच गई हैं उनको लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल वो कॉस्ट जो हम लोगों ने बेचने वाली लेस कर दी हैं। तो बच्चों आज हमने इस फॉर्मेट को डिस्कस किया है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।